स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन में यूडीएच की अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। मंत्री शांति धारीवाल पर इस बीच संयम लोढ़ा ने हमला बोला। संयम लोढ़ा निर्दलीय विधायक है पर कांग्रेस के समर्थक हैं। उन्होंने ही सरकार को घेरे में लिया। सीएम सलाहकार भी हैं। उनका कहना रहा कि यूडीएच के कामकाज पर चर्चा पर मंत्री ही गायब और इससे सरकार की गंभीरता पर सवाल उठता है। उन्होंने आगे कहा कि शहरों के संग अभियान की दुर्गति हुई। यूडीएच मंत्री ने अभी तक सिरोही का दौरा नहीं किया। संयम लोढ़ा यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा 80,000 की आबादी के लिए जेईएन नहीं है। मंत्री के तुगलकी आदेशों से व्यवस्था तहस नहस हो गई है। सरकार की गंभीरता इसी बात से सामने आ जाती है कि कैबिनेट का एक भी सदस्य इस हाउस के अंदर मौजूद नहीं है। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप मुख्यमंत्री जी को इस बात का संदेश भेजें कि कैबिनेट के सदस्य जब बजट पारित हो रहा है और इतनी महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है तो किस तरह की उदासीनता और लापरवाही दिखा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इज नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर। बहुत खेद है कि इन 4 साल में स्वायत्त शासन मंत्री जी को सिरोही जिले में आने का समय नहीं मिला और उससे सिरोही जिले के लोग किस रूप में वंचित हुए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। आबू रोड की नगर पालिका का उदाहरण देना चाहता हूं। प्रशासन शहरों के संग अभियान की जो दुर्गति हुई राजस्थान में किसी नगर पालिका की नहीं होगी। माननीय सभापति कि ये अगली बार के मुख्यमंत्री के भी स्वायत्त शासन मंत्री होंगे, लेकिन कम से कम हमारे जैसे छोटे के जिले के पिछड़े जिले के लोगों पर भी कृपा रखें कि वहां भी लोग रहते हैं, वहां के लोगों के भी काम हैं और इस तरीके से आपके तुगलकी आदेशों से वहां की व्यवस्था तहस नहस हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश से। तो दिनेश, एक ही विभाग पर अपनों के हमले बढ़ रहे हैं, अपने हमला करने वाले संख्या में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए संयम लोढ़ा के निशाने पर आमतौर पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल रहते हैं और आज भी यही देखने को मिला है। सदन में संयम लोढ़ा ने एक एक कर जो है वो 3 छोटे यूडीएच मंत्री की ओर से और सदन में जो है वो घेरा, जमकर घेरा। कल भी जब विवाद हुआ था तो वो मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिया था गृह विभाग से जुड़े मसले पर। उसी दौरान संयम लोढ़ा का विवाद हुआ था और आज भी संयम लोढ़ा ने सदन में जो है वो जमकर घेरा है यूडीएच मंत्री को। साफ तौर पर यह कहा कि यूडीएच में खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, यानी बोलबाला जो है वो भ्रष्टाचार का है। सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया और ये कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा चल रही है, यूडीएच की मांगों पर चर्चा चल रही है, लेकिन मंत्री जो है वो सदन में मौजूद नहीं है, अधिकारी जो है वो दीर्घा में मौजूद नहीं है। और संयम लोढ़ा की इस बात के बीच विपक्ष का भी उनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। राजेंद्र राठौड़ ने जो है उनका साथ दिया और उन्होंने जो हालात है उसे लेकर जो है अपनी व्यथा जाहिर की कि काम जो है वो लोगों के नहीं हो पा रहे हैं और जेडीए जैसे महकमे जो है उनसे तो काम निकलवाना बहुत ही मुश्किल है आम लोगों की अगर बात की जाए तो। इसके साथ ही संयम लोढ़ा ने यह भी कहा कि यूडीएच मंत्री से आग्रह किया गया था कि वो सिरोही जैसे छोटे जिलों में भी आए, लेकिन वो इतना व्यस्त हैं कि वहां पर जो है। लेकिन इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन आप क्या देख रहे हैं? एक तो ये सीएम सलाहकार हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और दूसरा ये दूसरे व्यक्ति हैं जो एक ही विभाग पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि इससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास भी निशाना साध चुके हैं। हाँ, लगता है मेरी आवाज उनको नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी चलिए, शुक्रिया दिनेश जुड़ने के लिए। और एक और बड़ी खबर सुनिए। निलंबित जज जितेंद्र गुलिया को जमानत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट से जितेंद्र गुलिया को जमानत मिली है। काफी संगीन आरोप हैं जस्टिस पर। निलंबित जस्टिस जितेंद्र गुलिया और उनके साथ 2 और आरोपियों को जमानत मिली है। आपको बता दें 31 अक्टूबर 2021 को मथुरा गेट थाने में केस दर्ज हुआ था।
उन पर एक बच्चे के साथ यौन शोषण के आरोप है। बच्चे की मां ने यह केस दर्ज करवाया था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या जानकारी है? बिल्कुल ठीक है। जज जितेंद्र गुप्ता के पक्षों के जज थे उस समय, उनको जमानत मिल गई है। डीजे कैडर के वरिष्ठ जज से निलंबित उनको कर दिया गया था। आज उनकी तरफ से जो वकील थे कोर्ट में, उनका आर्ग्यूमेंट यही थे कि 5-6 महीने मामला हो चुका है, मामले में चालान पेश हो चुका है, प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, 161 के बयान भी हो चुके हैं। ऐसे में जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मामला विचाराधीन है तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो है कि आरोप जो है वो साबित ही हो जाएंगे। ऐसे में जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। वहीं जो सरकारी वकील थे और जो पीड़ित बच्चे के वकील थे, उनका ये कहना था कि ये जो आरोप लगे हैं एक सामान्य व्यक्ति पर नहीं लगे हैं, एक ऐसे व्यक्ति पर लगे हैं जिससे लोग न्याय की उम्मीद करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है और वो प्रभावशाली भी है, ऐसे में जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि पूरे मामले का ट्रायल नहीं होता। क्योंकि पोक्सो में ये एक्ट भी है, पोक्सो एक्ट ये कहता भी है कि इस तरह के आरोपी को जो है वो आसानी से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो पोक्सो एक्ट का भी हवाला दिया गया, उनकी पोजीशन का भी हवाला दिया गया। कहा गया कि पूरी जुडिशरी इससे बदनाम हुई थी, क्योंकि एक सीनियर वरिष्ठ जज पर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो गंभीर मामला है। लेकिन फिर भी जस्टिस फरजंद अली की कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। और साथ ही गुलिया के साथ ही जो इनके 2 सहायक थे, क्लर्क थे, जिन पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने बच्चे के साथ इस तरह की घटना की है, अंशुल और राहुल कटारा और अंशुल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सुनिए। APRO सीधी भर्ती का परीक्षा स्केड्यूल जारी किया गया है। 24 अप्रैल 2022 को परीक्षा आयोजित होगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक यह परीक्षा होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द प्रवेश पत्र अपलोड करेगा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। APRO सीधी भर्ती का एग्जाम स्केड्यूल, परीक्षा स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड अपलोड कर देगा। और बड़ी खबर सुनिए। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ है। दरअसल होली का मौका है, लोग अपने अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं और इसे देखते हुए सिंधी कैंप पर भारी संख्या में लोग जुट गए हैं। भीड़ लग गई है, खचाखच भीड़ कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। रोडवेज प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था इंतजाम किए हैं। देखिए, बड़ी संख्या में लोग बसों से सफर कर रहे हैं। राज्य के भीतर भी अन्य जिलों में जाने के लिए या फिर स्टेट के बाहर जाने के लिए जो बसें हैं उनमें खचाखच यात्री भरे हुए हैं। इसे देखते हुए रोडवेज कुछ और बसों की घोषणा कर सकता है। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी आसिफ का, जो कि सिंधी कैंप बस स्टैंड पर मौजूद है। आसिफ, वहां की तस्वीरें बताएं। सबसे पहले स्वप्निल, मैं कुछ तस्वीरें सिंधी कैंप बस स्टैंड की आपको दिखाना चाहता हूं। यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है और आम दिनों के मुकाबले इस बस स्टैंड के ऊपर यात्रियों की तादाद के अंदर हजारों की संख्या में प्रतिदिन पर इजाफा हुआ है। कारण है होली पर सभी लोग जो हैं वो अपने अपने घर जाना चाह रहे हैं। चूंकि होली एकदम बहुत नजदीक है, इसलिए वो तस्वीरें सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ स्वप्निल की अगले 4 से 5 दिनों के लिए 100 से 125 बसों के अतिरिक्त ट्रिप लगाए गए हैं। चूंकि सिंधी कैंप के पास में लिमिटेड बसें हैं, तो इसलिए उन बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री इस होली के मौके पर अपने घर की तरफ जा सकें या वहां से आ सकें। और इसके साथ ही हम कुछ यात्रियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें जो है किस तरह की व्यवस्थाएं सिंधी कैंप पर मिली हैं। और जो रोडवेज ने कहा है कि उन्होंने 100 से ज्यादा बसें बढ़ाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित राणा है। रोहित, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं झुंझुनू जा रहा हूँ। तो आप यहाँ से आप झुंझुनू के लिए बस पकड़ेंगे, व्यवस्थाएं कैसी हैं? आपको लग रहा है कि आसानी से आपको सीट मिल जाएगी? नहीं, देख के लगता तो नहीं, क्योंकि काफी भीड़ है यहाँ पे। अभी फिलहाल कोविड भी चल रहा है और होली का फंक्शन है, इसलिए बहुत काफी भीड़ है यहाँ पे। तो हमारे साथ जी तो सीट मिलना मुश्किल है शायद। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विशाल है। विशाल, कहाँ जा रहे हो? मैं नीम का थाना जा रहा हूँ सर। आपको लग रहा है कि आपको आसानी से सीट मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलती सर। और मैं चाहता हूँ कि ये राजस्थान जो रोडवेज है इसमें ज़्यादा
अच्छी बसें चलाई जाए और काफ़ी बसें चलाई जाए इसमें। स्वप्निल, लेकिन ये आसिफ, एक वो बात मैं सवालियां जोड़ना जो चाहूंगा। यहाँ से- देखिए, पिछले 2 साल जो होली का त्योहार है वो कोरोना काल उस पर काफी भारी रहा और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें मुश्किल से ही देखने को मिली। लेकिन उसके पहले तक का तो रिकॉर्ड ये बताता है ना कि इस तरह के हालात हर साल होली के आसपास या त्योहारों के आसपास बनते हैं। रोडवेज का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है आपसे? रोडवेज जो विभाग है, जैसा कि मैंने स्वप्निल पहले भी बताया, 100 से 120 बसों के बीच के अंदर बसें यही हैं, अतिरिक्त बसें नहीं खरीदी गई हैं। इन्हीं बसों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि अगर एक बस सीकर के लिए दिन के अंदर अगर 2 चक्कर करती है तो उसको 3 ट्रिप या 4 ट्रिप जो है वो सीकर के लिए करवाई जा रही है। इसी तरीके से जिस रूट के ऊपर सबसे ज्यादा भीड़ है उस रूट के ऊपर बसों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। 100 से 120 जो बसें हैं, यही बसें जो इस वक्त सिंधी कैंप के ऊपर खड़ी हैं, ये अतिरिक्त फेरे जो है वो लगाएंगी ताकि लोगों को अपने घर पर पहुंचाया जा सके। हमने यहाँ मौजूद जिन यात्रियों से बात की, उन्होंने कहा बस में सीट मिलना मुश्किल है। इन व्यवस्थाओं के बाद भी जब ये व्यवस्थाएं की गई है और साथ ही साथ सिंधी कैंप राज्य का सबसे बड़ा बस स्टैंड है जयपुर का, जहां से सबसे ज्यादा सरकारी बसें जो है वो निकलती हैं। एक दिन में स्वप्निल 1300 बसों का आवागमन यहाँ पर होता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। इन 1300 बसों के अंदर 300 बसें ऐसी हैं जो दूसरे राज्यों में जाती हैं। 1000 बसें केवल और केवल राजस्थान के 33 जिलों के अंदर आवागमन करती हैं। तो फिलहाल एक भी बस आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जो यात्रियों से खचाखच भरी हुई ना हो। सभी लोग वक्त पर अपने घर पर पहुंचना चाह रहे हैं। रुकिए, ये हमारे साथ जो है वो रोडवेज के ड्राइवर भी है। होली के ऊपर भीड़ ज्यादा है? हाँ जी, ठीक है, बढ़िया भीड़ हो रही है साहब। कोरोना काल में जो है इस तरह की भीड़ नहीं थी, अब राहत मिली। हाँ, अब बहुत राहत मिल रही है और बढ़िया यात्री चल रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया काम है। आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? हम साहब इस टाइम खेतड़ी सिंगाना जा रहे फेरा हैं। बढ़ने के कारण आपके ये खुद रूट होली बढ़ाए नहीं मना गए, पाएंगे ढंग से। नहीं, हमारे कम से कम तो 10 गाड़ी एक्स्ट्रा लगा रखी है। अभी भी गाड़ी लग रही है, ये गाड़ी पैक हो रही है, दूसरी गाड़ी लग रही है। आप कैसे होली मना पाएंगे? अब तो देखो साहब, रोडवेज की डिपार्टमेंट की मेहरबानी है, मनाएंगे या नहीं मनाएंगे। बहुत मुस्कुराते हुए ये ड्राइवर कह रहे हैं कि लोगों को पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। ये हजारों लोग होली मनाएं, भले ही ये होली ना मना पाएंगे। इस खुशी का एक कारण भी है स्वप्निल, क्योंकि 2 साल बाद में ऐसी भीड़ यहाँ पर नजर आई है। यहाँ पर जो है वो एक बस नजर नहीं आ रही थी, ना पैसेंजर नजर आ रहे थे। अब एक एक बस के अंदर आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से सारी बसें खचाखच भरी हुई जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात, ड्राइवर और कंडक्टर भी खुश नजर आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आसिफ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। नए जिलों के गठन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी दी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राम लुभाया को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है। देखिए, राज्य के कुछ हिस्से हैं जो खुद को जिला बनाए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं। इस बार विधानसभा के बजट सत्र में भी हमने देखा एक विधायक इस हद तक नाराज हुए कि उन्होंने चप्पल पहनना छोड़ दिया और बिन चप्पल ही वो विधानसभा में आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक हमारे इलाके को जिला नहीं बनाया जाता तब तक वो इसी तरह से अपना विरोध जताते रहेंगे। ऐसे में नए जिलों के गठन के लिए उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी दिया जाना एक बड़ा फैसला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश में नए जिलों की मांग लंबे समय से उठ रही है और जनप्रतिनिधि के साथ ही आम लोग भी मांग उठा रहे हैं। अब उसे लेकर एक कमेटी गठित कर दी गई है और ये कमेटी 6 महीने के अंदर जो है वो अपनी अभिशंसा देगी राज्य सरकार को। ये जो है वो आकलन करेगी और इसके साथ ही संभावनाओं का पता लगाएगी कि क्या वास्तव में नए जिलों की आवश्यकता है प्रदेश में। उसके बाद जो है ये कमेटी अपनी जो है अभिशंसा देगी राज्य सरकार को, जिसके बाद राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी। पिछले दिनों जब बजट बहस पर रिप्लाई दे रहे थे सीएम अशोक गहलोत, तो उन्होंने घोषणा की थी ये कि एक कमेटी इस संबंध में बनाई जाएगी। वो कमेटी आज गठित कर दी गई है। सेवानिवृत्त IAS हैं राम लुभाया, उनकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है, जिसमें प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग जो है वो इसके सदस्य सचिव होंगे। इसके साथ ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव को शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लुटेरी दुल्हन से सावधान।
जयपुर के बगरू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। हथियार तस्कर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान 7 देसी पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गैंग के सरगना समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए। ये मध्य प्रदेश से हथियार खरीद कर लाते थे और राजस्थान में बेचा करते थे। बगरू थाना क्षेत्र को पहली सफलता मिली है। इसमें एक पूरे गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बलराम जाट और गोपाल जाट को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 1 मार्च से ही बगरू थाने ने अपने थाने के क्षेत्र के अंदर जो लोग निवासी थे, जो आर्म्स एक्ट में खुद में चालाकशुदा थे, उनकी लिस्टिंग करके थाने की स्पेशल थाने के बीट कांस्टेबल्स जो आजकल मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत हर नुक्कड़ हर मोहल्ले में पहुंच रहे हैं, उन सभी के पास अपने बीट वाइज ये लिस्ट थी और वे सभी लोगों से बात करके इनके बारे में पता कर रहे थे कि आजकल ये किस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। दौसा के मंडफोड़ी गांव में आज 2 पक्षों के लोग मामूली बात पर भिड़ गए। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से वार किए। लाठियों और धारदार हथियारों की वजह से इस झड़प में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिकराय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है झगड़ा मंगलवार की शाम गांव की एक दुकान पर सामान खरीदने को लेकर शुरू हुआ था, जो हिंसक झड़प में बदल गया। दुकान पर एक मेहरबानी बैठी सामान ले आयो, आते वो भी पकड़ लिए, वो भी पकड़ता है पीछे मेहरबानी के लिए के लिए पीछे हमको शाम को पकड़ लिए। हमने गांव इकट्ठा कर गांव और पीछे गांव में दोनों पार्टी समझा दी। समझे यार देर बाद में हम सकाले भैंस ले गए, पीछा लट दिए खोपड़ी में, ये झगड़ा था। ले रही वह सिंगार को वो मुझे दुकान में देखा, मैं मासू आई वन पाड़लाम चावल भरा, ये बोल को 2.5 किलो धर लिया, ये बोल को चावल भर रहा हूँ और उसमें चावल तो माया को वहाँ में मैंने पीछा से पन्नी लिया, मैंने वहाँ चावल भर लिया। भैया मैं उस बोल तो पाई ना जेठ है, मैंने नुकी जेठ की लगा जेठ लगाए और वहाँ से 49 फोड़ दूंगी यही बगी। बाड़मेर की चौहटन पुलिस ने जियो देवी को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर शादी करने के बाद मोटी रकम लूटने और झूठे मामले दर्ज करवाकर लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप है। पुलिस का कहना है चौहटन के ईश्वरपुरा कापराऊ की रहने वाली जियो देवी ने दुल्हन बनकर कई लोगों को चूना लगाया है। जिया देवी पत्नी देवाराम जाट ईश्वरपुरा कापराऊ की है और अभी बांकलसर बस्ती चौहटन में रहती है, 35 साल की है और इसके खिलाफ इसने विभिन्न लोगों के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज करवाए थे। इनमें से 10 मुकदमे झूठे पाए गए, जिनमें एफआईआर लगी है और इस जिया के खिलाफ भी 3 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से 1 मुकदमे में हमने इसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करके जेल। चूरू जिले में लव मैरिज करने पर एक प्रेमी युगल को जान से मारने की धमकी मिली। तारानगर तहसील के गांव बास धितरवाल के पंकज और जिगजाना ताल की आरती को एक दूसरे से प्यार हुआ। दोनों ने आर्य मंदिर फिर कोर्ट में शादी की, फिर कोर्ट मैरिज कर ली। परिजनों को यह मंजूर नहीं था। आरोप है लड़की के परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी। दोनों ने एसपी ऑफिस में सुरक्षा की गुहार लगाई है। आरती के मुताबिक परिवार के लोगों को शादी की सूचना दी तो उन्होंने अपनाने से इनकार किया और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं आरती सुधार, डॉटर ऑफ संजीव कुमार। मैं पंकज कुमार से 5 साल से रिलेशनशिप में हूँ और हम दोनों ने हमारे परिवार को कह दिया था कि हम शादी करना चाहते हैं। परिवार वाले नहीं माने, उन्होंने मुझ पर जोर जबरदस्ती की कि अगर तुमने शादी की है, हमारे खिलाफ कुछ भी कदम उठाया है तो हम तुम दोनों को जान से मार देंगे। हालांकि पंकज के परिवार वाले मुझसे सभी खुश हैं शादी के लिए। पंकज ने घर पर भी बात की कि मान जाओ, कुछ समाज में वगैरह कुछ नहीं होता है वगैरह वगैरह, तो परिवार वाले कुछ भी नहीं माने। बस एक बार धमकी पर धमकी देते गए। इसी बीच 2 महीने में मुझे फुल कैद में रखा है, मेंटली फिजिकली और सब तरह से मुझे टॉर्चर किया गया है। उसके बाद मैंने 7 मार्च को पंकज से शादी कर ली और अब मैं अलवर के बहरोड में एक सरकारी स्कूल के वार्षिकोत्सव में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। प्रोग्राम में विधायक बलजीत यादव को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था।
इसलिए स्कूल प्रबंधन की ओर से ज्यादा भीड़ दिखाने के लिए हरियाणवी कलाकार बुला लिए गए, जिन्होंने स्कूल के बच्चों के सामने अश्लील डांस किया। फूहल डांस का वीडियो वायरल है। स्कूल के प्रिंसिपल छुट्टी पर चले गए, ना फोन उठा रहे। हालांकि बहरोड एसीबीओ इस मामले की जांच करवाने की बात कह रहे हैं। पत्रों के द्वारा देखा है और एक्चुअली में मैं तो उस कार्यक्रम में था नहीं, उस दिन अक्सर का अवकाश भी था। अब अखबारों से जो जानकारी ली है तो उसकी अनुसंधान करेंगे क्या मतलब है, और यदि ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है, इसकी उचित कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? देश के राष्ट्रपति कौन है? अगर प्रदेश के 12वीं क्लास के छात्रों को इसका जवाब नहीं आता तो शिक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। टोंक जिले में शिक्षा विभाग बच्चों को शिक्षा देने में नाकाम साबित हो रहा है। यहां 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को राजस्थान के राज्यपाल, देश के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी नहीं है। जिले की सेदरिया माध्यमिक स्कूल में वार्षिकोत्सव के दौरान सरपंच ने शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी। सरपंच ने 12वीं के 2 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को बुलाया और देश के राष्ट्रपति और राजस्थान के राज्यपाल का नाम पूछा, जिसका जवाब स्टूडेंट्स के पास नहीं था। समारोह में सरपंच ने खुद के कम पढ़े लिखे होने की पीड़ा जाहिर की, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं आने देने की बात कही। इसके साथ ही सरपंच कानाराम गुर्जर ने 85% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा भी की। मुझे लगता है कि इस भारत देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? राजस्थान के राज्यपाल का क्या नाम है? जब कोई बात नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर 12वीं क्लास के बच्चे को भारत के राष्ट्रपति का नाम याद नहीं है, राजस्थान के राज्यपाल का नाम नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़ो, इसको मत सीखो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं गुरुदेव कि आपका कक्षा 12 के बच्चे को देश के राष्ट्रपति का नाम याद नहीं है, राजस्थान का राज्यपाल का नाम याद नहीं है। बच्चों को आज से कोरोना का सुरक्षा कवच मिल रहा है। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए आज से कोविड वैक्सीन उपलब्ध है। अभिभावक ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। मरुधरा में यंगिस्तान को सुरक्षा कवच आज से लगना शुरू हो चुका है। आप टीवी स्क्रीन पर अलग अलग सेंटर्स की 4 तस्वीरें देख रहे हैं, जयपुर, दौसा, जोधपुर और अजमेर से। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वह किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। ये देखते हैं कुछ झलकियां। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस सफर में आपका सूत्रधार। हमारे आज की पहली जीनियस ने नृत्य में महारत हासिल की है। उन्होंने बड़ी शिद्दत से भरतनाट्यम सीखा है। नहीं, एक मिनट, वो मोहिनी अट्टम में माहिर है। नहीं, सॉरी, वो कुचिपुड़ी में बेमिसाल है। जी हाँ, एक नहीं, 2 नहीं, 3 डांस फॉर्म्स परफॉर्म करने वाली ये है कोड़िकोड केरला से 14 साल की नीला नाथ। प्लीज वेलकम द एज कोरियोग्राफर, द मोस्ट रिनाउंड डांस शो जज, डांस की दुनिया में गीता मां के नाम से फेमस, द वन एंड ओनली गीता कपूर। देखिए, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। I am more excited. I am more excited because it's very rare that you see young children who are so accomplished, who are taking interest in dance. टफ इक्वेशंस को जो एक पलक झपकते ही सॉल्व कर दे, ऐसे हैं हमारे अगले यंग जीनियस। ये हैं मैथ्स के मैजिशियन, मुंबई से 10 साल के कियान अमित सावंत। Hi Kian, congratulations on whatever you've achieved so far. This is the first time I am seeing you and I am so happy to meet you. The pleasure is mine as well. Kian, the first question is, what is
23 plus 46 plus 69 plus 92 plus 115 and so on in that pattern till 943. Is the answer 19803? Absolutely correct. 19803. 19,803 is the right answer, Kian. Well done. Young genius. फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस